दोस्तों हाल ही में मैंने अश्वत्थामा नाम की एक एक्शन थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2020 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रामनाथ तेजा जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 6.4 आउट ऑफ 10। आपको ये फिल्म हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी। इस कहानी में सत्या नाम का एक लड़का विदेश से अपनी बहन की शादी अटेंड करने के लिए आता है, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी बहन तो प्रेग्नेंट है। लेकिन इससे बड़ी शॉकिंग बात तो ये थी कि उसकी बहन को भी पता नहीं था कि वो खुद प्रेग्नेंट कैसे हुई। मतलब ये दिमाग घुमा देने वाली मिस्ट्री और इसके पीछे क्या राज छुपा है, यही देखेंगे हम आज की कहानी में। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे साउथ के अमेजिंग मूवी लेकर आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक महिला को उसका परिवार हॉस्पिटल लेकर आता है। उस महिला की डिलीवरी होने वाली थी, इसलिए उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। और उस लेडी का 5 साल का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है सत्या। अब अपनी माँ को ऐसा देखकर सत्या परेशान हो जाता है, लेकिन उसके रिश्तेदार उसे संभालते हैं। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि बधाई हो, आपको बेटी हुई है। अब वो छोटी सी बच्चे अंदर रो रही होती है। जैसे ही सत्या उसके पास आता है तो वो तुरंत ही रोना बंद कर देती है। ये देखकर सत्या की माँ उसे कहती है कि बेटा इसी तरह अपनी बहन का ख्याल रखना। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 20 साल बाद। यहाँ पर समंदर के मछुआरे मछली पकड़कर बाहर आते हैं। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी अपनी गाड़ी के साथ आता है और उसे देखकर ये लोग दौड़ते हुए उसके पास जाते हैं। कहते हैं कि बताइए मालिक, क्या ऑर्डर है। अब वो बूढ़ा आदमी उन लोगों को पैसों का एक बंडल देता है और एक लड़की की फोटो देकर कहता है कि अगला शिकार इस लड़की का होना चाहिए। वो लोग कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए मालिक, ये लड़की जल्द ही आपके पास होगी। और फिर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। अब उसके अगले दिन हम उस फोटो वाली लड़की को देखते हैं। वो साइकिल लेकर एक रास्ते से जा रही होती है और उसी रास्ते पर ये सारे लड़के उस लड़की का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जानबूझकर खेल खेलने का नाटक करते हैं। अब बैडमिंटन खेलते वक्त वो कॉक उस लड़की की तरफ फेंकते हैं और फिर उसे जरा उठाकर देने के लिए कहते हैं। अब वो लड़की उनकी मदद करने के लिए उस कॉक को उठाती है, लेकिन तभी उसके हाथ में कुछ चुभ जाता है जिससे कि थोड़ा सा खून बहता है। अब वो लड़की उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती और उस कॉक को उन लड़कों को देकर वहां से जाने लगती है। लेकिन थोड़ा ही आगे जाने पर वो लड़की अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। उसके तुरंत ही ये लोग एम्बुलेंस लेकर आते हैं और लड़की को अंदर डालकर फटाफट से उसे यहाँ से किडनैप कर लेते हैं। अब उसके अगले सीन में हमें एक शादी वाले घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग तैयारी शहर में लगे थे। तभी एक महिला राजू को कॉल करती है और पूछती है कि बेटा फ्लाइट आ गई क्या। राजू कहता है कि आंटी फ्लाइट आ जा रही है, लेकिन हमारा आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इतने में ही दोस्तों एंट्री होती है हमारे कहानी के हीरो सत्या की। वो फॉरेन पढ़ाई करने के लिए गया होता है और यहाँ पर अपनी बहन की शादी अटेंड करने के लिए आता है। अब वो अपने बैग को लेकर तुरंत ही दौड़ते हुए राजू के पास आता है और उसकी कार में बैठता है। उसे फटाफट से घर की तरफ चलने के लिए कहता है। अब ये लोग घर पर पहुंचते हैं और सत्या को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सत्या की बहन प्रिया उसके ऊपर खुश होती है, लेकिन ज्यादा गुस्सा होती है। अब उसके बाद सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और पंडित जी सत्या की बहन प्रिया और उसके होने वाले पति रवि को सामने बुलाते हैं। मुहूर्त निकालकर सब लोगों से कहते हैं कि आज से 1.5 महीने बाद इन दोनों की शादी होगी। उसके बाद यहाँ पर रिंग सेरेमनी होती है और प्रिया और रवि एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। इस तरह से बहुत ही खुशी के साथ उनकी एंगेजमेंट पूरी होती है। अब उसके बाद जब प्रिया अपने कमरे में होती है, जो कि अपने भाई से पूरी तरीके से रूठ चुकी थी, तभी वहाँ पर सत्य आता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। प्रिया उसे कहती है कि मैंने तुम्हें एंगेजमेंट के 10 दिन पहले आने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो आए हो 10 मिनट पहले। जिस पर सत्या कहता है कि तुम अब टेंशन मत लो, तुम्हारी शादी होने तक मैं यही रहूंगा। और ये बात सुनकर प्रिया तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर प्रिया उसे कहती है कि मैंने जो तुम्हें घड़ी लाने के लिए कहा था, क्या तुम उसे लेकर आए। सत्या पूछता है कि पिछली बार मैंने जो तुम्हें घड़ी दी थी उसका क्या हुआ। तो प्रिया सॉरी बोलते हुए कहती है कि वो घड़ी कहीं गुम हो गई। लेकिन अब सत्या यहाँ पर उसी टाइप की सेम घड़ी लेकर आया था और इससे हमें पता चलता है कि सत्या अपने बहन के कहने पर कुछ भी कर सकता है। इससे हम उन दोनों भाई बहन के बीच में कितना प्यार है ये देख पाते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं सत्या और राजू बाथरूम में कुछ बातचीत कर रहे थे। तभी वहाँ पर सत्या की गर्लफ्रेंड नेहा आती है और उसे चुमने लगती है। सत्या कहता है कि अरे मेरा दम घुट रहा है, लेकिन नेहा भी कहती है कि 3 साल बाद तुम यहाँ पर वापस आए हो और तुम यहाँ पर नहीं थे तब मेरा भी दम घुट रहा था। इन 3 सालों में तुम मुझे एक बार भी मिलने के लिए नहीं आए। इस तरह से वो गुस्सा करने लगती है। सत्या कहता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का यही तो मजा है, जब दो प्यार करने वाले बहुत समय के बाद मिलते हैं तो उनके सारे गिले शिकवे एक पल में ही दूर हो जाते हैं। उनका सारा गुस्सा तुरंत ही कहीं गायब हो जाता है। इस तरह से वो किसी तरह से अपनी गर्लफ्रेंड नेहा को मना लेता है। अब इसी तरह से एक हफ्ता बीत जाता है। एक दिन सत्या सो रहा होता है, लेकिन तभी उसके रूम के बाहर कुत्ते भौंकने की आवाज आने लगती है। वो बाहर जाकर देखता है तो उसके घर का कुत्ता एक कमरे की तरफ देखकर भौंक रहा था। सत्या अंदर देखता है तो उसकी बहन प्रिया फांसी लगाकर अपनी जान देने की कोशिश कर रही थी। अपनी बहन को ऐसा देखकर सत्या के तो होश उड़ जाते हैं।
वो तुरंत ही दरवाजा ओपन करता है और अपनी बहन को संभालता है। सत्या प्रिया से शांति से कहता है कि प्रिया बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो। अब बहुत ज्यादा कहने पर प्रिया बताती है कि भैया मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब ये बात सुनकर सत्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो टेंशन में आ जाता है, लेकिन फिर खुद को संभालता है और कहता है देखो कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे पति रवि से बात कर लेंगे। अगर तुम दोनों शादी के बाद ये खबर बताते तो घर में बहुत ही खुशी का माहौल होता, लेकिन तुम दोनों के बीच में शादी के पहले ही फिजिकल रिलेशनशिप हो गया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और अब तुम दोनों की शादी भी होने वाली है, इसलिए तुम ज्यादा टेंशन मत लो, हम तुम्हारे होने वाले पति रवि को इसके बारे में बता देंगे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर प्रिया एक बहुत ही शॉकिंग बात बताती है। वो कहती है कि भैया ये बच्चा रवि का नहीं है। सत्या पूछता है कि मतलब रवि का नहीं है तो किसका है? प्रिया कहती है कि मुझे नहीं पता। सत्या कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक लड़की को बिना पता चले वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? अब प्रिया रोते हुए कहने लगती है कि भैया मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ, मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई ये मुझे ही नहीं पता। अब सत्या पहले तो अपनी बहन के ऊपर चिल्लाता है, लेकिन फिर अपने दिमाग को ठंडा करता है और प्रिया के होने वाले पति रवि से मिलने के लिए जाता है। वो उसे सारी सच्चाई बता देता है। अब दोस्तों रवि थोड़ा समझदार था, ये खबर सुनने के बाद वो रिश्ता वगैरह नहीं तोड़ता और यहाँ पर सत्या और प्रिया डिसाइड करते हैं कि प्रिया का अबॉर्शन किया जाएगा। इसलिए अब ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और अबॉर्शन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। अब उसके बाद घर पर आने के बाद प्रिया की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। प्रिया सब बातों को भूलकर खुद को संभालती है और सत्या भी उसे समझाता है कि तुम्हारा पति रवि बहुत ज्यादा समझदार है, वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए उसकी हर बात मानना और तुम दोनों हमेशा खुश और प्यार से रहना। तुम खुश रहोगे तो ही हम घर वाले यहाँ पर खुश रहेंगे। इस तरह से अब 1.5 महीने के बाद प्रिया और रवि की शादी हो जाती है और यहाँ पर प्रिया को विदा किया जाता है। अब उसके अगले दिन सत्या एक एरिया में जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। वो वहाँ पर रखा हुआ स्टंप लेकर सामने वाले बिल्डिंग के घर के पास जाता है और जोर से बेल बजाने लगता है। जैसे ही वो लोग दरवाजा ओपन करते हैं, स्टंप लेकर सत्या उन सभी लोगों की बहुत ही अच्छी तरीके से धुलाई करता है। अंदर कुछ 4-5 लड़के होते हैं और सत्या उन सभी लड़कों को बहुत ही बेरहमी से मारता पीटता है। फिर एक लड़के को पकड़कर अपनी बहन प्रिया की फोटो दिखाकर पूछता है कि बता क्या तू इस लड़की को जानता है? अब डर के मारे वो लड़का कहता है कि हाँ मैं इसे जानता हूँ, एक बार रास्ते में हम लोगों ने इस लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बात को 2-4 महीने बीत चुके हैं। उसके बाद हमने इस लड़की को देखा भी नहीं, हमने इस लड़की के साथ कुछ नहीं किया है। अब दोस्तों ये सारी बातें प्रिया की दोस्त सत्या को बता रही होती है। आगे वो बताती है कि कॉलेज में हमारा एक सीनियर था जो प्रिया से प्यार करता था, शायद उसने ये किया होगा। तो सत्या उस सीनियर बंदे को ढूंढते हुए बार में पहुंचता है और वहां पर उस लड़के को और उसके गुंडों को बहुत ज्यादा मारता पीटता है। फिर उस लड़की को भी फोटो दिखाकर प्रिया के बारे में पूछता है। वो बताता है कि हाँ कॉलेज में मैंने प्रिया को प्रपोज करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो मुझे जरा सा भी भाव नहीं देती थी, इसलिए मैंने भी उसके पीछे जाना छोड़ दिया। उसके बाद सत्या एक और लड़के के पास जाता है जो प्रिया को फेसबुक पर बहुत ज्यादा परेशान करता था। उस लड़के को भी मार पीट कर पूछने पर वो बताता है कि मैंने प्रिया को बहुत सारे मैसेजेस किए थे, उसे पटाने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया और इसलिए मैंने भी तंग आकर उससे बात करना ही बंद कर दिया। मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है, प्लीज मुझे छोड़ दो। अब इतने सारे लड़कों को मार पीट कर पूछने पर भी सत्या को कुछ खास जानकारी हासिल नहीं होती, इसलिए वह गुस्से में आता है और हाथ से शीशा ही तोड़ देता है। अब ये बात उसकी माँ देख लेती है और उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर आती है। हॉस्पिटल में हाथ पर ड्रेसिंग होने के बाद सत्या हॉस्पिटल से बाहर आता है और अपनी गर्लफ्रेंड नेहा के साथ बातचीत कर रहा होता है। तभी अचानक उसके सामने गाड़ी खड़ी होती है, उसके ऊपर एक लड़की आकर गिरती है। दरअसल उस लड़की ने बिल्डिंग के ऊपर से कूदकर यहाँ आत्महत्या कर ली थी। उस लड़की के हाथ में चिट्ठी होती है और उसमें लिखा था कि माँ बाबूजी मुझे माफ कर दो, 2 दिन पहले ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अब मैं मेरा अबॉर्शन भी नहीं कर सकती। मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई ये मुझे खुद नहीं पता, और अगर मेरी ये बात समाज में फैल जाएगी तो आप लोगों की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। आप लोगों को सर नीचे झुकाकर चलना होगा और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं ये कदम उठा रही हूँ। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अब ये सब कुछ पढ़ने के बाद सत्या हैरान हो जाता है। तभी हॉस्पिटल के बाहर सत्या की माँ आती है और वो उस लड़की की मौत को देखकर तो घबरा जाती है। सत्या यहाँ पर तुरंत ही टैक्सी मंगवाता है और अपनी माँ को संभालते हुए उन्हें घर पर लेकर जाता है। उसके थोड़ी देर बाद में सत्या पुलिस स्टेशन में आता है, क्योंकि उस लड़की के हादसे के बाद सत्या ने उस लड़की को मरते हुए देखा, वही उस केस का आई विटनेस होता है। तो पुलिस ऑफिसर यहाँ पर उसे कहता है कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे कॉल कर दिया है, बस तुम उस आत्महत्या करने वाली लड़की के आई विटनेस हो। अभी हमारा एक कांस्टेबल फाइल लेकर आएगा, उसके ऊपर साइन कर दो और फिर तुम जा सकते हो। तभी वहाँ पर 2 लोग आते हैं और कहते हैं कि साहब हमारी बेटी लापता हो गई है, प्लीज उसे ढूंढ दीजिए। अब एक कांस्टेबल कहता है कि मुझे कुछ काम है, आप दूसरे के पास जाइए। दूसरा कहता है कि मैं यहाँ पर बिजी हूँ, आप मेन इंस्पेक्टर के पास जाइए। वहाँ पर जाने पर भी इंस्पेक्टर मोबाइल में वीडियो देख रहा होता है, उन माता पिता की बातों को सीरियसली नहीं लेता।
तो वो आदमी टेबल पर कुछ पैसे रखता है और फिर ऑफिसर उन लोगों को पेन और कागज देकर अपनी कंप्लेंट लिखने के लिए कहता है और उसमें आपकी बेटी की फोटो भी डालिए ऐसा कहता है, और अगर हमें तुम्हारी बेटी के बारे में कुछ भी पता चलता है तो हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। और वो लड़की के माता पिता निराश होकर वहाँ से जाने लगते हैं। अब ये सब कुछ देखकर सत्या इंस्पेक्टर से कहता है कि जो लड़कियां शहर में गायब हो रही है, आप उस केस को इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करते। तो पुलिस ऑफिसर बाकी के मिसिंग हुए फाइल्स को भी उसके सामने रखकर कहता है कि वो लड़के, तुम हमें हमारा काम मत समझा, हमारे पास दिन में ऐसे 5 से 10 केसेस आते हैं जो लोगों की लापता होने की कंप्लेंट लिखवाते हैं। अब उनमें से कुछ लोग तो 1-2 दिन के बाद घर पर वापस लौट कर आते हैं, लेकिन जिन लोगों ने कंप्लेंट की थी वो लोग यहाँ पर वापस बताने के लिए नहीं आते कि हमारा बंदा वापस आ गया है। हम बस उन लोगों को पागलों की तरह यहाँ बाहर ढूंढते रहते हैं। तो इसमें पब्लिक की गलती है या फिर पुलिस की? तुम ज्यादा मत सोचो बेटा, यहाँ पर ऐसे ही काम होता है। ऐसा कहकर वो थोड़ा साइड में चला जाता है। अब सत्या इसी मौके का फायदा उठाता है। सत्या तुरंत ही उन फाइल में से जितने भी लोग लापता हुए थे उनकी फोटो अपने मोबाइल में खींच लेता है। उसके बाद कांस्टेबल एक फाइल लेकर आता है और वो उसके ऊपर साइन करके चला जाता है। इसके बाद वो रात को एक जगह पर रुककर उन रिपोर्ट्स में जो लड़कियां मिसिंग हुई थी उन नंबर पर कॉल करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने लगता है। तभी वो देखता है कि पुलिस स्टेशन में आए हुए वो दोनों माता पिता बहुत ज्यादा टेंशन में रास्ते पर किसी से लिफ्ट मांग रहे हैं। सत्या तुरंत ही उनके पास जाता है और उन्हें लिफ्ट देता है। वो लोग बताते हैं कि गाड़ी को हॉस्पिटल लेकर चलो। अब हॉस्पिटल में आने के बाद सत्या भी उन लोगों की बातें छुप कर सुन लेता है। डॉक्टर उन लोगों को बताते हैं कि आपकी बेटी की शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम हो गई थी, इसी वजह से वो बहुत देर तक बेहोश हो गई और उसे पता नहीं चला। किसी ने उसे यहाँ पर एम्बुलेंस के जरिए एडमिट किया था और वो पूरा एक दिन यहाँ पर बेहोश रही। तो इस तरह से वो माता पिता अपनी बेटी को वहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर सत्या को एक लड़की का कॉल आता है जिसे उसने थोड़ी देर पहले कॉल किया था। वो लड़की उसे बताती है कि आपने मुझे कॉल किया था और कॉल कट हो गया था। तो सत्या उसे पूछता है कि हाँ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था। वो लड़की बताती है कि मैं एक दिन बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी अचानक मुझे कमजोरी महसूस हुई और मैं बेहोश होकर गिर गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। उस हॉस्पिटल का नाम था प्रेरणा हॉस्पिटल। अब उसके बाद सत्या अपने घर पर आता है और माँ के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी वो अपने माँ से पूछता है कि माँ, जब मैं यूएसए में था तब मैंने आपको कॉल किया था तो आपने बताया कि प्रिया हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उस वक्त उसे क्या हुआ था। उसकी माँ बताती है कि कुछ नहीं, बस उसने खाना ठीक से नहीं खाया था, इसी वजह से वो बेहोश होकर गिर गई थी। अब ये बात तो उन बाकी लड़कियों की तरह ही सिमिलर थी, जिससे कि सत्या को पता चल जाता है कि प्रिया की हालत भी उसी लड़कियों की तरह हुई थी। अब सत्या के पास जिन जिन लड़कियों की रिपोर्ट होती है वो उन लड़कियों के बारे में पता करने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ पर पूछताछ करता है। साधना, लक्ष्मी, ऐसी कई सारी लड़कियों के बारे में उसे पता चलता है। उन लड़कियों को अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और वहाँ पर उसे एक ही बात पता चलती है कि उन लड़कियों को एक एम्बुलेंस लेकर आई थी। अब यहाँ पर सत्या उस एम्बुलेंस की डिटेल पूछता है, लेकिन हॉस्पिटल का स्टाफ उसे कहता है कि क्या आप किसी पुलिस डिपार्टमेंट से है। सत्या कहता है कि नहीं। तो वो लोग कहते हैं हम आपको ये जानकारी नहीं दे सकते। इस तरह से बहुत सारी लड़कियों के बारे में पूछता है और उन सभी लड़कियों के फोटो निकालकर वो अपने घर में ही उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। अब यहाँ इस तरफ समंदर के किनारे हम उन 4 लड़कों को देखते हैं। ये 4 बंदे फुल दारू पीकर एक दूसरे से कहने लगते हैं कि हमें कल एक लड़की को मॉल के पास से किडनैप करना होगा। उनमें से एक आदमी कहता है, लेकिन कल का दिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन उनका लीडर कहता है, अरे ये सब कुछ बकवास की बातें हैं। हम कल उस लड़की को किडनैप करेंगे और उसके हमें बहुत ही अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। तुम लोग सिर्फ पैसों के बारे में सोचो। अब उसके अगले दिन सत्या की गर्लफ्रेंड नेहा उसे कॉल करती है। कहती है कि मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ, मेरी एक फ्रेंड मॉल में बेहोश हो गई थी, तो कुछ लोग उसे एम्बुलेंस के जरिए यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आए, लेकिन मैं यहाँ हॉस्पिटल में आ गई, लेकिन मेरी फ्रेंड मुझे कहीं मिल नहीं रही है। अब ये बात सुनते ही सत्या तुरंत ही उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। वो नेहा से पूछता है कि मुझे डिटेल में बताओ कि क्या हुआ। नेहा उसे बताती है, दरअसल मैं और मेरे दोस्त मॉल में शॉपिंग करने के लिए गए थे। अब यहाँ पर हम उन मछुआरों को देखते हैं जो कि उनमें से 2 लोग टेडी बेयर के कपड़े पहनकर मॉल में खड़े थे। अब नेहा और उसकी दोस्त जा रहे थे तो वो बंदे नेहा की दोस्त को एक गुलाब का फूल देते हैं, लेकिन उस लड़की के हाथ में उस फूल का कांटा चुभ जाता है। अब इतने में यहाँ पर नेहा बाथरूम में जाती है और तभी उसकी फ्रेंड बेहोश होकर गिर जाती है। तो कुछ लोग तुरंत ही वहाँ पर एम्बुलेंस लेकर आते हैं और उस लड़की को अंदर डालकर उसे ले जाते हैं। नेहा अपनी फ्रेंड को ढूंढते हुए नीचे आती है और तभी वो कुछ लोगों को अपने फ्रेंड को एम्बुलेंस में ले जाता हुआ देखती है और उसने उस एम्बुलेंस के ऊपर इसी हॉस्पिटल का नाम देखा था, इसीलिए वो अपने दोस्त को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई थी। अब सत्या तुरंत ही हॉस्पिटल के टेक्निकल रूम में जाता है। यहाँ से हॉस्पिटल के सारे सीसीटीवी फुटेज हैंडल किए जाते हैं। अब वहाँ सीसीटीवी फुटेज ऑपरेट करने वाले आदमी से सत्या पूछता है कि इस हॉस्पिटल में कितने एम्बुलेंस मौजूद है। वो बताता है 9, और अब 20 मिनट पहले ही वो लोग उस मॉल से उस लड़की को लेकर गए थे।
इसलिए वो एम्बुलेंस मॉल से ज्यादा दूर नहीं गई होगी। तो सत्या मॉल के पास के 10 से 5 किलोमीटर के एरिया को स्कैन करवाता है और उस सर्कल में जितने भी एम्बुलेंस होती है उनके बारे में पता करने के लिए कहता है। अब दरअसल दोस्तों उस एम्बुलेंस के अंदर जीपीएस ट्रैकर फिट किया हुआ था, जिसके जरिए उन लोगों को पता चलता है कि मॉल के सर्कल वाले एरिया में 5 एम्बुलेंस मौजूद है। अब सत्या नेहा से कहता है कि मैं उस एम्बुलेंस का पीछा करके उन्हें देखता हूँ, क्या उस एम्बुलेंस के अंदर वो लड़की मौजूद है या नहीं। इस तरह से वो कॉल को ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट करते हैं और नेहा यहाँ पर सत्या को डायरेक्शन बताने लगती है उस सीसीटीवी फुटेज की मदद के जरिए। सत्या यहाँ बाइक लेकर तुरंत ही अलग अलग एम्बुलेंस को ढूंढता है। एक एम्बुलेंस के अंदर सच में लोग किसी मरीज को ले जा रहे थे, दूसरी एम्बुलेंस एक जगह पर खड़ी होती है क्योंकि वो खराब हो गई थी। इस तरह से आखिर में एक ही एम्बुलेंस बचती है। यहाँ नेहा सीसीटीवी फुटेज में देखकर बताती है कि वो एम्बुलेंस आर के रोड की तरफ जा रही है। तो सत्या अपनी बाइक लेकर तुरंत ही उस जगह पर पहुंचता है और उस एम्बुलेंस से टकरा जाता है। वो तुरंत ही एम्बुलेंस के पास आकर दरवाजा ओपन करता है तो वहाँ अंदर 4 लड़के होते हैं जो कि एक लड़की को ले जा रहे थे, जिससे वो समझ जाता है ये लोग वही है। अब यहाँ पर उन लोगों में बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। वो 4 लड़के हथियार निकाल कर सत्या को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्या उन लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से सबक सिखाता है। एक एक करके उन सभी लोगों की हड्डी पसली एक कर देता है। अब वहाँ पास ही में गणपति विसर्जन के कार्यक्रम चल रहा था, तो वो लोग डर के मारे अपने आप को उस रैली के अंदर छुपाते हैं, लेकिन सत्या उन लोगों को ढूंढकर बहुत ज्यादा मारता है। उनमें से एक आदमी को पकड़कर अपनी बहन प्रिया के बारे में पूछता है। अब वो आदमी प्रिया की फोटो देखकर कहता है कि हाँ, हमने इस लड़के को किडनैप किया था, लेकिन एक दिन बाद दोबारा छोड़ दिया। ऐसा कहकर वो आदमी सत्या को धक्का देता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर सत्या उस एम्बुलेंस के जरिए ले जा रही लड़की को लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है। इस तरह से उस लड़की की जान बच जाती है। अब उसके अगले सीन में हमें शहर के बहुत बड़े फॉरेंसिक एक्सपर्ट और पोस्टमार्टम करने के लिए जाने जाने वाले डॉक्टर मनोज कुमार को दिखाया जाता है। शाम के 6 बजने के बाद डॉक्टर मनोज अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी वहाँ पर एक वार्ड बॉय आता है और उसे बताता है कि सर एक अर्जेंट केस आया है, एक लड़की का पोस्टमार्टम करना है। मनोज कहता है कि 6 बजे के बाद मैं किसी का भी पोस्टमार्टम नहीं करता, लेकिन वार्ड बॉय कहता है कि सर ये अर्जेंट केस है, जज की बेटी का मर्डर हुआ है। तो मनोज ठीक है ऐसा कहता है और पोस्टमार्टम की तैयारी करने के लिए कहता है। थोड़ी देर के बाद वो अकेला ही उस लाश के पास जाता है। जब वो उस लड़की के शरीर से कपड़ा हटाता है तो दोस्तों शॉकिंगली वो उस लड़की के ऊपर चढ़कर उसके साथ गलत काम करता है। फिर वो अपनी कार में बैठकर घर की तरफ जाने लगता है। उसके कार में एक बंदा बैठा होता है। वो उससे पूछता है कि ये तुमने उस लाश के साथ क्या किया। अब घटिया मनोज उससे कहता है कि वो क्या है ना, इंसान की हवस पूरी होनी चाहिए, फिर वो लाश हो या फिर जिंदा लड़की। यहाँ दूसरी तरफ सत्या उनके शहर में जो समंदर होता है वहाँ पर आकर उन मछुआरों के बारे में पूछताछ करने लगता है। यहाँ इस तरफ वो बूढ़ा आदमी डॉक्टर मनोज को कॉल करके बताता है कि हमारे एम्बुलेंस को किसी लड़के ने रोक लिया था और उन लड़कों को बहुत ही बुरी तरीके से मारा भी। मनोज कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम उन लड़कों को लेकर घर पर आ जाओ। अब रात को हम देखते हैं वो बूढ़ा आदमी उन चारों मछुआरों को घर पर लेकर आता है। मनोज उन लोगों का स्वागत करता है और कहता है कि तुम लोग मेरे लिए अपनी जान खतरे में डालकर लड़कियों को किडनैप करते हो, इसलिए आज मैंने तुम लोगों को दावत देने के लिए यहाँ पर बुलाया है। तो वो लोग भी खुश होकर खाना खाने लगते हैं और बताते हैं कि हमारे ऊपर आज एक लड़के ने हमला किया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अगली बार हम उस लड़के को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मनोज कहता है कि अगली बार तुम लोग उसे मारने के लिए जिंदा बचोगे तब ना। इस तरह से वो उन चारों मछुआरों के साथ फाइटिंग करने लगता है और एक एक करके खतरनाक तरीके से उन लोगों को मार देता है, क्योंकि दोस्तों इन 4 मछुआरों को उस लड़के ने देख लिया था और इन लोगों के जरिए वो लड़का मनोज तक पहुंच सकता है, इसलिए मनोज इन 4 लोगों का काम ही खत्म कर देता है। अब उसके अगले दिन समंदर के पास सत्या को एक नाव दिखाई देती है जिसके ऊपर एक टैटू का निशान बना हुआ था और सेम उसी तरह का टैटू जब वो उन लड़कों के साथ फाइटिंग कर रहा था तो एक लड़की के शरीर पर देखा था। वो वहाँ पर मौजूद बच्चों से पूछता है तो यहाँ सत्या को पता चलता है कि ये नाव रफी नाम के एक बंदे की है। वो समंदर के आसपास रहने वाले एरिया में जाकर उसके बारे में पूछता है। वो एक लेडी के पास पहुंचता है जिसका वो पति है। वो लेडी बताती है कि मेरे पति मछलियां पकड़ने के लिए गए हैं, 2-3 दिन में वापस लौट कर आएंगे। सत्या यहाँ पर पीने के लिए पानी पूछता है और अंदर जाकर चुपके से छानबीन करने लगता है और तभी सत्या को उस घर में अपनी बहन प्रिया की पहली दी हुई घड़ी दिखाई देती है जो उससे गुम हो गई थी, जिससे कि वो समझ जाता है कि इन्हीं लड़कों ने उसकी बहन को किडनैप किया था। अब सत्या वहाँ से बाहर निकलता है तभी उसे उसके घर से फोन आता है। दरअसल आज रक्षाबंधन होने की वजह से उसकी बहन प्रिया उससे मिलने के लिए आई हुई थी। अब घर पर पहुंचने के बाद सत्या अपनी बहन के साथ बहुत ही खुशी से रक्षाबंधन सेलिब्रेट करता है। फिर उसकी बहन के जाने के बाद फिर से वो उस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड नेहा वहाँ पर आती है और उसे कहती है कि मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ तुम्हारा बर्ताव बदल गया है, ना ही तुम मेरा फोन उठा रहे हो, ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई दे रहे हो। बताओ तुम इतने बिजी कहाँ पर हो, क्या तुम्हारा किसी दूसरे लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। अब सत्या गुस्से में आकर उसे कहता है कि मेरी बहन प्रिया शादी से पहले प्रेग्नेंट थी और उसके साथ ऐसा किसने किया ये उसे भी नहीं पता। उसका अबॉर्शन करने के बाद मैंने उसकी शादी करवाई है और इस सब के पीछे कौन है उसी को मैं ढूंढ रहा हूँ।
अब ये सारी बातें पता चलने के बाद नेहा सत्या को सॉरी कहती है और वो भी उसके इन्वेस्टिगेशन में उसकी मदद करती है। अब यहाँ पर हम एक लड़की सौम्या को मॉल से बाहर निकलता हुआ देखते हैं। एक लड़का वहाँ पर आकर उसे परफ्यूम देता है और वो उसे खरीद कर अपने कार में आकर बैठ जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें न्यूज के जरिए बताया जाता है कि शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन रवि वर्मा की बेटी सौम्या उसका किडनैप हो गया है। अब नेहा ये खबर टीवी पर देखती है और तुरंत ही सत्या को बताती है। अब ये दोनों ही मिलकर उस बड़े बिजनेसमैन रवि वर्मा के घर पर जाते हैं, जहाँ पर पुलिस भी आ गई थी क्योंकि रवि वर्मा ने अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। अब नेहा यहाँ पर मैं सौम्या की फ्रेंड हूँ ऐसा बहाना बनाकर उसके घर में घुसती है। फिर सौम्या के कमरे में जाकर लैपटॉप ओपन करके उसने जितने भी फोटो लिए थे वो सारा डाटा सत्या को सेंड करती है। अब वो लड़की सौम्या मॉल में गई थी, ये बात पता चलने के बाद सत्या तुरंत ही वहाँ पर पहुँचता है और मॉल के सीसीटीवी फुटेज से उसे पता चलता है कि एक लड़के ने उसे परफ्यूम दिया था। वो उसी एरिया में उस लड़के को ढूंढता है और उसे पूछता है तो वो लड़का बताता है कि भैया मैं तो यहाँ पर फूल बेचता हूँ। उस दिन तो एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया था और उसने मुझे परफ्यूम बेचने के लिए कहा था। अब मैंने उसकी मदद करने के लिए वो परफ्यूम बेच दिए। अब यहाँ इस तरफ हम डॉक्टर मनोज कुमार को देखते हैं। उसके साथ जो बंदा होता है वो उसे कहता है कि ये तुमने उस लड़की के साथ क्या किया? तुमने जिस लड़की को किडनैप किया था वो लड़की बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल होगा। अब यहाँ पर छोटे फ्लैशबैक के जरिए हमें पता चलता है कि इस डॉक्टर मनोज ने ही उस लड़की को किडनैप किया था। उसने उस लड़की के साथ गलत काम किया, लेकिन ड्रग्स का ओवरडोज होने के बावजूद भी उस लड़की को होश आ गया और उस लड़की ने डॉक्टर मनोज का चेहरा देख लिया था। अब मनोज के बारे में वो किसी को ना बताए, इसलिए मनोज उस लड़की को जान से ही मार देता है और उसी लड़की के बारे में न्यूज चल रही होती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि कोई पुलिस स्टेशन के सामने ही उस लड़की की लाश को फेंक कर चला गया और ये सब कुछ मनोज नहीं किया था। अब पुलिस वाले उस बिजनेसमैन की लड़की की लाश को पोस्टमार्टम करने के लिए उसी डॉक्टर मनोज के पास लेकर आते हैं, क्योंकि शहर के हर एक केस का पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट उसी के हॉस्पिटल में बनती थी और यहाँ पर वो रिपोर्ट में फेरबदल कर देता था, जिससे कि पुलिस को मरने वाले की असली वजह पता ही नहीं चलती थी। इसी तरह से उसने बहुत सालों से लड़कियों के साथ गलत काम किया, लेकिन अब तक वो बचता रहा था। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करते वक्त सत्या को पता चलता है कि उन सभी लड़कियों को हाइपोथेसिस नाम का एक ड्रग्स दिया गया था, जिसके जरिए वो बेहोश हो जाती थी और उनके साथ क्या होता था ये उन्हें भी पता नहीं चलता था। अब उन लड़कियों को ढूंढते हुए सत्या एक बूढ़े आदमी तक पहुंच जाता है। उसे पता चलता है कि जिन भी लड़कियों का किडनैप हुआ है उससे पहले उनके आसपास ये बूढ़ा आदमी दिखा गया है। अब उसके बाद रात को सत्या डॉक्टर मनोज के पास आता है और उस बिजनेसमैन की बेटी सौम्या के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में पूछने लगता है। डॉक्टर मनोज कहता है कि तुम घर के अंदर आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ, फिर हम बैठकर बात करते हैं। दरअसल यहाँ पर मनोज कॉफी के अंदर जहर मिलाकर सत्या को मारना चाहता था, लेकिन यहाँ रोड पर नेहा उस बूढ़े आदमी को देख लेती है। वो उसका पीछा करती है और तुरंत ही सत्या को कॉल करके ये बात बताती है। अब सत्या भी मनोज के घर से निकल जाता है और उस बूढ़े आदमी का पीछा करने लगता है। अब सत्या के वहाँ से जाते ही मनोज भी समझ जाता है कि यहाँ पर जो लड़का आया था वो उसके लिए खतरा है। अब मनोज भी वहाँ से निकलता है और पोर्ट की तरफ आता है। वो बूढ़ा आदमी मनोज को कॉल करता है और कहता है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, तो मनोज उसे गाड़ी को पोर्ट की तरफ लेकर आने के लिए कहता है। वो बूढ़ा आदमी पोर्ट के पास पहुंचता है और उसके पीछे पीछे सत्या भी आ जाता है। अब सत्या उस बूढ़े आदमी से पूछताछ करने के लिए जा ही रहा था, लेकिन तभी अचानक उस बूढ़े आदमी के गाड़ी के ऊपर एक बड़ा सा कंटर गिरने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वो आदमी डॉक्टर मनोज का ही था, लेकिन मनोज ने उसे मार दिया। अब वो बूढ़ा आदमी तो मर जाता है, लेकिन उसके गाड़ी से एक कार्ड बाहर निकल गिर गया था। उस कार के ऊपर लिखी हुई चीजें पढ़ने के बाद सत्या को पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी तो डॉक्टर मनोज कुमार के लिए काम करता है और अब यहाँ पर सत्या को सारा खेल समझ में आ जाता है। वो तुरंत ही डॉक्टर मनोज के घर पर पहुंचता है। तब वहाँ पर कोई नहीं था। वो ऊपर के कमरे में जाता है जहाँ पर कुछ छोटे कंटेनर के अंदर लिक्विड फॉर्म में लोगों को जिंदा रखा गया था, मतलब कि वो लोग मर चुके थे लेकिन उनकी बॉडीज डिकम्पोज नहीं हुई थी। अब यहाँ पर हम उस आदमी को देखते हैं जो मनोज के साथ हमेशा रहता है। दरअसल दोस्तों, यह आदमी और कोई नहीं बल्कि मनोज का पिता था। मनोज जब टीनेज की उम्र में था तब उसने एक लड़की के साथ गलत काम किया था और तब से ही उसे ये घटिया आदत लग गई थी। उसे हर कुछ दिनों के बाद एक नई लड़की चाहिए थी, नहीं तो वो पागल हो जाता। तो पहली बार उसने गलत काम किया था तो उसके पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने पिता को भी और उस लड़की को भी जान से मार दिया। मतलब कि इस हद तक वो साइको बन गया था और अब तक इसी तरह से लड़कियों को किडनैप करके उनके साथ गलत काम करते आ रहा था और वो जो उसके पिताजी थे वो बस उसकी इमेजिनेशन थे। अब डॉक्टर मनोज भी यहाँ पर पहुँचता है और सत्या और उसके बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होने लगती है। अपनी बहन प्रिया और बाकी लड़कियों के साथ इतना गलत काम करने की वजह से सत्या उस मनोज का बहुत ही बुरा हाल करके उसे बहुत जबरदस्त मारता है। आखिर में वहाँ पर लटका हुआ एक झूमर मनोज के ऊपर गिराकर उसे जान से ही खत्म कर देता है।
अब इसके बाद कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि वहाँ सत्या को कॉल आता है कि तुम्हारी बहन को किसी ने किडनैप कर लिया है, इसलिए तुम तुरंत ही घर पर आ जाओ। वो घबराते हुए घर पर आता है, लेकिन सभी लोग खुशी के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। वो लोग बताते हैं कि तुम्हारी बहन प्रिया प्रेग्नेंट है, और ये बात सुनकर सत्या बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।